Hello students, today we'll be starting with the 10th standard and with the chapter that is how do organisms reproduce. हम इस चैप्टर के साथ आज फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का. Okay, this chapter you have studied some things about the reproduction in your previous classes. Like in 8th standard you have studied the definition of reproduction and also the modes of reproduction. तो मैं मान के चलूंगी कि आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी एंड हम उनको एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं. फर्स्टली विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी ये टॉपिक आता है एटलीस्ट आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो द रिप्रोडक्शन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय द पेरेंट्स. मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, बट कहां से फॉर्म होते हैं? फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है. Now the reproduction can be of two types. One is asexual mode of reproduction and one can be the sexual mode of reproduction. Okay, in today's class we'll be discussing about the asexual mode of reproduction. First we should know the definition of both the terms, that is sexual and asexual mode. In asexual mode of reproduction, new offspring are formed from a single parent. देखो बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इस पूरी प्रोसेस में न्यू इंडिविजुअल फॉर्म तो हो रहे हैं, बट हमें देखना है उनके पेरेंट्स कैसे हैं. अगर एक सिंगल पेरेंट से फॉर्म हो रहे हैं दैट मीन्स इट इज ए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. बट इफ देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व मीन्स इट इज ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे हमने बात की है ए सिंगल पेरेंट, है ना. ये कैसी प्रोसेस है कि न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट. एक ही पेरेंट है और उसी से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है. तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड पढ़ेंगे. फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. आज की क्लास में हम इसको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों को. नाउ विल सी द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Here also new individual are formed from two parents, है ना. Male and female parents are involved, means mother and father, both the parents are involved in the process of sexual reproduction. आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो हम बात करते थे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट था ये हमें मिलता कहां से था? ये हमें मेल एंड फीमेल से ही मिलता था, मतलब मदर एंड फादर से ही मिलता था. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसेस कहलाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलती है, मतलब जो हायर प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलती है. आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जो फ्लावर है इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना. कि जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, क्योंकि उसी के अंदर तो एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं ना, वहीं तो पॉलिनेशन होता है. ये सारी चीजें हम फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा. अभी आप थोड़ी सी चीजों को रिकॉल करने का कोशिश करो. और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो बाकी के जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं इनमें भी कैसी प्रोसेस होती है? दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग द एसेक्सुअल मोड. तो हम एसेक्सुअल मोड की बात कर लेते हैं. इसमें भी टाइप्स हैं तो हम सारे टाइप्स को एक एक स्टडी करेंगे. फर्स्ट विल बी फिशन. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना फिशन की प्रोसेस, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इट टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे आर सिंगल सेल मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल. ये हम पढ़ चुके हैं, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. ये डिफरेंस आप पढ़ के आए हो ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे वो अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो उनमें एक प्रोसेस होती है दैट इज फिशन. अब फिशन में क्या होता है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिज्म splits into टू न्यू सेल्स. ठीक है, इसमें क्या होता है? एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है. मतलब ऐसा समझ लो एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो गया, टूट गया और दो अलग अलग सेल बना दिए. अब ये जो दो अलग अलग सेल है ना ये अलग अलग इंडिविजुअल बनेंगे, मतलब ये एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे. एंड दीज सेल्स
will be called न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ है, कुछ भी नई चीज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना है वो स्प्लिट हो गया, दो में टूट गया, ब्रेक कर गया। तो उस ब्रेक करने की वजह से क्या हो गया, दो न्यू सेल्स बन गए। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा मान लो इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये दो में स्प्लिट हो गया, दो में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है कि सिर्फ ऐसे टूट जाने से दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। इनके बीच में आपको कुछ दिख रहा होगा, इट इज न्यूक्लियस, है ना। अब एक सेल जब दो में डिवाइड हो रहा है तो दोनों सेल के पास न्यूक्लियस जाएगा ना, तो अब न्यूक्लियस उसका जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि उसमें डीएनए है। ठीक है, अब उसको रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा, मतलब उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बनानी पड़ेगी। दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन विल टेक प्लेस, और उससे न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा, उससे पहले एक प्रोसेस होगी दैट विल बी कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें डीएनए डबल अमाउंट में हो जाता है, अपनी एक कॉपी बना लेता है। ऐसा समझो इसके पास ये डीएनए था ना, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इसमें जो डीएनए है उसने अपनी एक कॉपी और बना ली। जब दूसरी कॉपी बन जाएगी तब ये ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट होगा, ताकि एक कॉपी एक डॉटर सेल के पास चली जाए, दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल के पास चली जाए। इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि जितना सिंपल ये लिख दिया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू। डेफिनेशन में तो सिर्फ इतना ही लिखा है, बट आपको ये चीज माइंड में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि जो दो में ब्रेक हो रहा है ना, इससे पहले कोई प्रोसेस हुई होगी, और वो प्रोसेस क्या रही होगी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाएगा, तभी तो स्प्लिट होने के बाद में एक एक कॉपी दोनों डॉटर सेल्स को देगा। नाउ दिस प्रोसेस कैन बी सीन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। प्रोटोजोआ ग्रुप में ये एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज अमीबा, और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। देखो पहले आप स्क्रीन पे देखो, एक अमीबा दिख रहा है, उसमें उसके अंदर उसके न्यूक्लियस को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि कैसे वो इलोंगेट हो रहा है। जो न्यूक्लियस जो इलोंगेट हो रहा है ना, दैट मीन्स इट इज मेकिंग एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट में कैसे वो एक स्प्लिट हो रहा है, मतलब बीच में एक फरो हो रही है, ऐसा सोचो कि दो तरफ से सेल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है ना। और नेक्स्ट वाले स्टेप में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दो अलग अलग सेल दिखाई देंगे विद द न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेल में पहले न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन हुआ, दैट इज डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद में न्यूक्लियस का सेपरेशन हुआ, और उसके बाद में जाके सेल सेपरेट हुए हैं, दो नए ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फिशन विल बी अमीबा। इवन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फिशन से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, आपको दिख रहा होगा एक और ऑर्गेनिज्म है दैट इज लेशमानिया। लेशमानिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसी ग्रुप से बिलोंग करता है दैट इज प्रोटोजोआ। ठीक है, अब ये भी देखो आप कैसे स्प्लिट हो रहा है, दो में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको कि कैसे ये एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेशमानिया। ठीक है, लेशमैनिया या लेशमानिया, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। साथ में एक चीज और याद रख लो आप, ये जो लेशमानिया है ना, ये अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। ठीक है, और वहां पे ये डिजीज कॉज करता है दैट इज काला जार। ठीक है ना, इट कॉजेज ठीक है, टाइप ऑफ फीवर है कालाजार, ये कॉज करता है। कौन कॉज करता है, दैट इज लेशमानिया। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहीं से बन जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट कॉजेज कालाजार। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन, फिशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि फिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये जो फिशन की हम बात कर रहे हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, वन विल बी बाइनरी फिशन एंड द अदर कैन बी मल्टीपल फिशन। देखो अब ये जो वर्ड है ना फिशन, इसका मीनिंग ही होता है टू ब्रेक, है ना, ब्रेक कर जाना, स्प्लिट हो जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक है, इस वर्ड से मीनिंग समझो, इस वर्ड को याद रखो।
ऐसे ही हमने एक टर्म पढ़ा है पहले भी, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब दो अलग अलग चीजें फ्यूज कर जाना, एक साथ मिलना, फ्यूज करके एक सिंगल चीज बना लेना। तो फिशन एंड फ्यूजन में ये दो बेसिक डिफरेंस हैं। अगर आपको नहीं याद रहता है तो एक डेफिनेशन तो हमेशा याद रहती है ना फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, 6th में पढ़ी है, 7th में पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है। ठीक है, और अब फिर पढ़ेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको वो पिक्टोग्राफिक याद है, हम एक पिक्चर बनाते थे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, तो ऐसे ही फ्यूज करके दिखाते थे ना। 8th स्टैंडर्ड में ये चीज आप पढ़ के आए हो ना, और हम इसको क्या लिख देते थे, जाइगोट विल बी फॉर्म्ड, है ना, ऐसे लिखते थे ना जाइगोट। और ये प्रोसेस को क्या बोलते थे कि इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है। तो आप एटलीस्ट इस प्रोसेस को भी याद रखोगे तो आपके माइंड में क्या रहेगा कि टू डिफरेंट गैमेट्स आर इन्वॉल्व, मतलब दो अलग अलग चीजें एक साथ फ्यूज होके कोई चीज बना रही हैं, तो ये प्रोसेस तो फ्यूजन है। इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब यहाँ तो फ्यूज हो रही थी चीजें, फिशन में चीजें ब्रेक होंगी, है ना, ऑर्गेनिज्म ब्रेक होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फिशन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो में ब्रेक हो जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद दिलाने के लिए लिखा है, फ्यूजन एंड फिशन, क्योंकि बच्चे जनरली यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज फ्यूजन एंड व्हाट इज फिशन। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है दैट इज बाइनरी फिशन। बाई मीन्स टू, बाइनरी फिशन मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग इनटू टू, जैसा कि हमने अमीबा देखा है, हमने लेशमानिया देखा है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन, है ना। ये जो डेफिनेशन भी हमने लिखी है, इट इज ऑफ बाइनरी फिशन। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन। मल्टी मीन्स मेनी, मतलब द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग इनटू मेनी डॉटर सेल्स। यहाँ पे इससे पहले वाली प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म दो में ब्रेक कर रहा था। अब ऐसा समझो कोई ऐसी कंडीशन है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इट इज ब्रेकिंग इनटू मेनी सेल्स। एक ही ऑर्गेनिज्म कई सारे सेल्स को बना रहा है, अपने डॉटर सेल को बना रहा है, तो वो मल्टीपल फिशन कहलाएगा ना। हो तो फिशन ही रहा है, हो तो ब्रेक डाउन ही रहा है, बट नॉट इन टू पार्ट्स, इन मेनी पार्ट्स इट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका प्लाज्मोडियम। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं मल्टीपल फिशन की। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बाइनरी फिशन। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फिशन भी तो यही कहता है। नाउ विल टॉक अबाउट मल्टीपल फिशन। व्हेन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म divides into many daughter cells. This is known as multiple fission. एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि when a unicellular organism divides into many daughter cells, यहाँ पे बात होगी many, और यहाँ से मल्टी का मतलब ही होता है many। तो आप टर्म से ही याद रखोगे, आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ टर्म्स याद रखने हैं। उनका मीनिंग अगर समझ में आ गया तो आपको कभी भी डेफिनेशन पढ़ के नहीं जानी पड़ेगी। ठीक है, खुद ही चीजें याद हो जाएंगी। अब हम लिखते हैं इसका एग्जाम्पल दैट इज प्लाज्मोडियम। क्या आपको पता है प्लाज्मोडियम क्या है? दिस इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये भी एक प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है। एंड इट कॉजेज मलेरिया, ये मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, है ना। सबने सुना होगा ना, मलेरिया फीवर आता है, बुखार आता है मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से? दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जब वो बाइट करती है तो हमें मलेरिया हो जाता है, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम कंटेन करती है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है उस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। और जब वो इंजेक्ट कर देती है, मतलब ऐसा समझो हमको काट गई वो, ठीक है, तो उसने प्लाज्मोडियम को हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के सेल्स में डिवाइड करता है, स्पेसिफिकली लिवर सेल में जाके डिवाइड करेगा। और कैसे डिवाइड करेगा? ये मल्टीपल फिशन के थ्रू डिवाइड करेगा। सोचो एक प्लाज्मोडियम अगर एंटर हो गया तो जब वो डिवाइड करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन, तो आप सोचो कितने सारे नए प्लाज्मोडियम बना देगा, है ना। इसीलिए तो जो फीवर आता है वो इतना टाइम लेता है जाने के लिए, हर 48 घंटे में फीवर आता है, 2 दिन बाद फीवर आता है। तो उसका रीजन यही है कि उस टाइम उसका रिप्रोडक्शन हो रहा होता है प्लाज्मोडियम का हमारी बॉडी के अंदर। इसकी डिटेल हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझो कि जो प्लाज्मोडियम है इट इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन।
ठीक है, इसके सामने लिख लो कॉजेस मलेरिया। तो ये जो पॉइंट में लिख रही हूँ बच्चों ये आपको याद रखने हैं, है ना। कभी ना कभी क्वेश्चंस में, जैसे अभी आपका एनटीएससी का एग्जाम होगा, है ना, तो वहां पे ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है ना कि टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन उठा के दे दें। ये जो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे बनते हैं। तो जैसे लेशमानिया का जिक्र आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इट कॉजेज कालाजार एंड प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। ठीक है, अब हमने फिशन तो कंप्लीट कर, अच्छा आप स्क्रीन पे देख लो एक बार कैसे स्प्लिट हो रहा है प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ लेयर्स बना रखी हैं अपने आसपास और उस लेयर के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए हैं। बाद में ये स्प्लिट होंगे, मतलब ये जो मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, स्क्रीन पे भी देखो आप कैसे उसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे ऑल आर द प्लाज्मोडियम। ठीक है, और कौन सी प्रोसेस से बने हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी आर फ्रेगमेंटेशन। इन फ्रेगमेंटेशन देखो बच्चे, बेसिक सा डिफरेंस है फिशन में और फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंट मतलब आप समझते हो किसी चीज के टुकड़े हो जाना, है ना। हम अगर मैं बोलूं ये एक फ्रेगमेंट है, मतलब ये एक टुकड़ा है किसी चीज का। तो बेसिक डिफरेंस क्या है फिशन और फ्रेगमेंटेशन में, कि फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा था, ठीक है, पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर। बट फ्रेगमेंटेशन वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, पर्टिकुलरली इन द स्पाइरोगायरा। ये बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के मान लो 3 टुकड़े हो गए, एक तरीके से 3 फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हो गया, तो हर एक फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू मेनी पीसेस एंड every piece will give rise to new organism। ठीक है, अब हर एक जो पीस है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। आप स्क्रीन पे भी देखो, ठीक है, जो स्पाइरोगायरा है इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है और ये कैसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गया है। अब हर एक फ्रेगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन इट इज नॉट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ऐसा तो नहीं है कि हमारे अगर कोई टुकड़े टुकड़े कर दे तो हम नए नए इंसान बन जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बट येस दे आर मल्टी सेलुलर, मतलब है तो ये मल्टी सेलुलर, बट ये काफी सिंपल है कि भाई इनके अलग अलग टुकड़े भी हो जाएं तो ये अपना एक नया इंडिविजुअल रेडी कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहां से नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्पाइरोगायरा का जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें, स्पाइरोगायरा में। ठीक है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमने डिस्कस कर लिया फ्रेगमेंटेशन। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट, दैट विल बी रीजनरेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कि कुछ रीजनरेट हो रहा है, वापस से कोई चीज फॉर्म होना, जनरेट होना एंड रीजनरेट होना। वापस से कोई चीज है, सेम चीज रीजनरेट हो रही है, फॉर्म हो रही है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी लिजार्ड देखी है, छिपकली, और आप सबके घरों में होती है ना, सबने देखी होगी। अब ये भी देखा होगा कि कई बार छिपकली की जो पूंछ है, टेल है, वो अलग हो जाती है। ठीक है, गिर जाती है, टूट जाती है, बट कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद वो वापस से फॉर्म हो जाती है, न्यू टेल आ जाती है, नई पूंछ आ जाती है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा
ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता भी होंगी। बट यहीं पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ डॉग का, अगर आप डॉग की पूंछ को कट कर दोगे तो उसकी पूरी लाइफ स्पैन में, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा, वो पूंछ वापस से रीजनरेट नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं इस दुनिया में जिनके पास एक एबिलिटी है, एक पावर है कि दे कैन रीजनरेट सम पार्ट, बट कुछ ऐसे भी हैं कि उनके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो वापस से अपना एक मिसिंग पार्ट को रीजनरेट कर पाए। तो जो लिजार्ड है उसका जो टेल वाला रीजन है, वहां पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं, दे आर कोल्ड रीजनरेटिंग सेल एंड दे हैव द पावर टू रीजनरेट द टेल। उसकी टेल वापस से रीजनरेट हो सकती है, लेकिन बाकी स्पीसीज में जैसे डॉग है वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये टर्म तो समझ में आ गया होगा कि रीजनरेशन का मीनिंग क्या है, कि नया पार्ट बन जाना। बट लिजार्ड के अलावा, लिजार्ड में तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को रीजनरेट करने की पावर है, ठीक है ना, कि सिर्फ टेल को रीजनरेट कर लेती है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसकी गर्दन को काट दोगे तो वो वापस से नई छिपकली पैदा हो जाएगी, वहां से नई छिपकली का रीजनरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो मर जाएगी। ऐसे ही आप उसका पांव अगर काट दोगे, अलग कर दोगे, तो उसका जो लिम्ब है ना, जनरली हम पांव को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, हम उसको लिम्ब बोलते हैं, फोर लिम्ब, हिंद लिम्ब, ठीक है। तो अगर आप उसका लिम्ब उससे अलग कर दोगे तो वो रीजनरेट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ टेल वाले रीजन में ये पावर है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं कि तुम उनको 2 से 3 पीसेस में भी कट कर दोगे ना, तो भी हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे कि आपने अभी स्पाइरोगायरा में देखा था कि कैसे हमने उसको 3 पीसेस में भी अगर कट किया तो तीनों पीसेस क्या कहलाएंगे, फ्रेगमेंट ऑफ स्पाइरोगायरा, है ना, और वो एक नया स्पाइरोगायरा बना लेंगे। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज ए मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपने 9th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लैट वॉर्म्स, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, और उसी में एक मेंबर है दैट इज प्लेनेरिया। जब प्लेनेरिया को हम कट कर देंगे अलग अलग रीजन में, तो उसके सेल्स के पास ये रीजनरेटिंग पावर है कि दे कैन रीजनरेट द होल प्लेनेरिया, पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, when the organism is cut into many parts, each part will give rise ठीक है। इसमें क्या होता है कि when the organism is cut into many parts, बहुत सारे पार्ट्स में आपने कट कर दिया, then the each part will develop into the new organism, हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो आपको बस इन दोनों के बीच में आप सोच रहे होगे अब डिफरेंस क्या है, इसमें भी तो यही हो रहा था, इसमें भी तो यही हो रहा था, बट दे आर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक। यहाँ पे स्पाइरोगायरा ऐसा वाला मैकेनिज्म शो कर रही थी, यहाँ पे प्लेनेरिया जो कि एनिमल किंगडम का एक मतलब इनवर्टिब्रेट्स का एक एग्जाम्पल है, दैट इज स्पाइरोगायरा, सॉरी प्लेनेरिया। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो कि जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म में भी पर्टिकुलरली कौन, पर्टिकुलरली प्लेनेरिया। जो हाइड्रा है, हाइड्रा में आपने बर्डिंग पढ़ा होगा, बट हाइड्रा भी रीजनरेट कर सकता है, हाइड्रा में भी रीजनरेटिंग पावर है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखना। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है प्लेनेरिया, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप का। जब इसको अलग अलग पार्ट्स में, जैसे एक हेड वाले रीजन से, एक टेल वाले रीजन से और एक मिडल पीस, है ना, ऐसे कट कर दिया गया है, तो इसका हर एक रीजन एक नया प्लेनेरिया डेवलप कर सकता है, इसके पास एक रीजनरेटिंग पावर है। तो ये भी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो गया ना, कि एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो सोचो एक प्लेनेरिया को कट करने से 3 नए प्लेनेरिया बन गए। तो इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कहीं पे भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बर्ड अराइज होती है फ्रॉम द मेन पेरेंट बॉडी। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रा का,
उस हाइड्रा की जो मेन बॉडी है उसमें से एक छोटी सी बर्ड अराइज होती है साइड में। अब वो बर्ड मैच्योर होगी, मतलब डेवलप करेगी, बड़ी होगी थोड़ी सी, उसके बाद में डिटैच हो जाएगी, मतलब अपने आप ही उस ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगी और एक नया हाइड्रा बना देगी। ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दिया। तो इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं बडिंग। बडिंग हो रही है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ईस्ट में। ईस्ट आपने सुना है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इट इज ए यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, ये फंगस है, आपको पता होगा ना, फंगस कहीं पे भी उग जाती है। ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा, बारिश के मौसम में कपड़ों पे भी लग जाती है। ठीक है, तो ये जो फंगस है पर्टिकुलरली ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, और ये भी कौन से मैकेनिज्म से रिप्रोड्यूस करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, है ना। अब आप स्क्रीन पे देखो, आपको ईस्ट दिखाई दे रहा होगा, कैसे उसके बर्ड्स निकल रहे हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटा सा बर्ड नजर आ रहा है। तब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा फ्रॉम द मेन ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रा। अब हाइड्रा भी देखो, आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रा में क्या हो रहा है? एक छोटी सी बर्ड आपको दिखाई दे रही होगी साइड में, है ना, और वो बर्ड पहले मेच्योर हो रही है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो रही है, एंड फाइनली इट इज डिटैचिंग, मतलब अलग हो जाना, अलग होके एक नया हाइड्रा बना रही है। क्या ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अब हमने क्या लिखी है? एक बात लिखी है कि एक बर्ड डेवलप्स, एक बर्ड डेवलप कर रही है कहाँ पे? एक आउटग्रोथ की तरह डेवलप कर रही है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से ही ये सारी प्रोसेस होती है ना। तो एक बर्ड फॉर्म हो रही है, एक बर्ड बन रही है। अब वो बर्ड क्या होगी? मैच्योर हो जाएगी। व्हेन दिस बर्ड अब क्या होगा? जब वो मैच्योर हो जाएगी तो मेन पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, एंड इट विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम ये लाइन ऐड कर लेंगे, एंड इट विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमने देखे भी हैं अच्छे से। अब आपको समझ में भी आ गया है कि ईस्ट कैसा दिखता है, हाइड्रा कैसा दिखता है। ईस्ट एंड हाइड्रा, दे बोथ रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ये बर्डिंग की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता भी होगा। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव। हम बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट की, कि एक प्लांट है। ओके, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, ये प्लांट्स में होगा। अभी तक जितनी भी हमने बात की थी ये जनरली ऑर्गेनिजम्स में हो रहा था। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स, या आप एनिमल कह लो इनको, लोअर एनिमल्स लाइक इनवर्टिब्रेट्स। अब जो हम बात करेंगे ये प्लांट्स में होगा। ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा ना, वो प्लांट्स में होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट, कि हम वेजिटेटिव पार्ट किसको बोलते हैं। एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होगा उसका स्टेम, उसकी रूट एंड उसकी लीफ। मतलब हम किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? फ्लावर को। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लावर, बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और जहां पे भी रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया है फ्लावर, it is involving two gamete and the process will be called sexual mode of reproduction, but we are talking about the asexual mode of reproduction. okay, तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि फ्लावर को माइंड में नहीं लाना है, उसको अलग से हटा दो। उसके अलावा जो प्लांट का पार्ट बच गया,
रूट से, स्टेम से, लीफ से, ठीक है, इनसे नया प्लांट उगा सकते हैं हम। अगर आप गार्डनिंग करते होगे तो आपको भी पता होगा, हम रोज प्लांट उगाते हैं ना, गुलाब का पौधा, तो हम उसकी एक टहनी तोड़ के लगा देते हैं और वो काफी टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद में एक नया प्लांट बन जाता है, उसमें रूट्स आने लगती हैं, उसमें नई नई छोटी छोटी पत्तियां आने लगती हैं। तो क्या हमने कोई सीड यूज किया है? नहीं, कोई सीड तो नहीं उगाया ना आपने तो एक प्लांट का एक पार्ट लिया था, और वो पार्ट क्या था? स्टेम। तो दैट मीन्स द स्टेम कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो हम क्या कहेंगे? द स्टेम इज ए वेजिटेटिव पार्ट, है ना, ऑफ दैट प्लांट। ऐसे ही आपने कभी किसी अलग प्लांट की, जैसे शीशम का पेड़ होता है, उसकी अगर जड़ निकाल के लगा दी जाए तो एक नई शीशम उग जाती है, ठीक है, तो वो वेजिटेटिव पार्ट है। क्या? रूट। जो जड़ की मैं बात कर रही हूँ, रूट, है ना, वो एक वेजिटेटिव पार्ट है। ऐसे ही लीफ, है ना, कि अगर आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम, आजकल ये सबके घर में जनरली देखने को मिल जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं पत्थर चट्टा, ठीक है। तो इसकी लीफ के मार्जिन, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो ये लीफ है, तो इसकी जो मार्जिन है, लीफ की जो मार्जिन है, उसकी नोचेस पे छोटे छोटे से बर्ड आपको दिखाई देंगे, है ना, और कुछ टाइम बाद वो बर्ड डिटैच हो जाएंगी, अपने आप उस लीफ से अलग हो जाएंगी, और जब वो जमीन पे गिरेंगी तो वो सॉइल में एक नया ब्रायोफाइलम जनरेट कर देंगी, मतलब एक नया पौधा उग जाएगा। पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रायोफाइलम। तो आप ये सोचो, यहाँ पे हमने कोई सीड का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे एक प्लांट का पार्ट हमने यूज किया है, एंड दैट प्लांट पार्ट इज नथिंग बट द वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट, द स्टेम एंड शूट, ठीक है। टहनी भी तो लगाते हैं। अब बच्चों एक चीज और आप पढ़ो, इनको हम अलग अलग फॉर्म्स में लगा सकते हैं, ठीक है। कभी आपने देखा है कि एक ही, जैसे आपने एक ही प्लांट उगाया हुआ है, उस पे रेड कलर का रोज भी आ रहा है, उस पे पिंक कलर का रोज भी लग रहा है, येलो एंड व्हाइट कलर के रोजेस भी लग रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही फ्लावर पे, मतलब एक ही प्लांट पे अलग अलग कलर के फ्लावर क्यों लग रहे हैं? तो हम क्या बोलते हैं? ये हाइब्रिड है। हम नर्सरी से इसको लाए थे, ये हाइब्रिड है। एक्चुअली वो हाइब्रिड है कैसे? हमने बनाया है ना उसको हाइब्रिड, ह्यूमन बींग्स ने हमने बनाया है। कैसे बनाया है? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। एक प्रोसेस होती है ग्राफ्टिंग की, कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कलम लगाना, है ना। ऐसे ही अमरूद का अगर आपने देखा होगा, एक ही प्लांट पे दो टाइप के अमरूद लग जाते हैं, जिसके अंदर रेड वाला अमरूद होता है ना, जो अंदर से रेड दिखाई देता है, और एक जो जनरली व्हाइट, जो नॉर्मली सबके यहाँ देखने को मिलता है। तो एक ही प्लांट पे ये दो कैसे लग रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया है, एक मेन प्लांट बॉडी है अमरूद की, उस पे हमने कलम लगा दी है, उसकी एक टहनी दूसरे प्लांट की टहनी, मतलब अमरूद का ही दूसरी वेराइटी उसके साथ में अटैच कर दी है और उसको बांध दिया है। आप कभी नर्सरी में जाके देखना, ये आपको दिखाई देगी। आप नर्सरी वाले को जाके बोलना कि मुझे कलम देखनी है, कि कलम कैसी दिखती है, कैसे लगाते हो आप, तो आपको समझाएगा, क्योंकि वो लोग नर्सरी में जनरली ये बनाते हैं। तो उसको धागे से टाइटली बांध दिया जाता है कुछ दिन तक, है ना। जब वो आराम से, वो जो टहनी है उसमें जब सूखती नहीं है, उसमें पत्ते आते रहते हैं, तो उसको उस धागे को फिर बाद में खोल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये एक्सपेरिमेंट जनरली हम ह्यूमन बींग्स बहुत पुराने, बहुत पहले से ये सारी चीजें हम करते आ रहे हैं ना। वेजिटेटिव पार्ट यूज करके हम न्यू वेराइटीज पैदा कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स की। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई, मतलब जो चीज मैंने बोली है ये समझ में आ गई। अब सेम प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको 2-3 मैकेनिज्म याद रखने हैं। ग्राफ्टिंग तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कलम लगाते हैं, दो अलग अलग टहनियों को एक साथ जोड़ते हैं। ऐसे ही एक प्रोसेस होती है, दैट इज लेयरिंग। आपने स्ट्रॉबेरी खाई है, या फिर खाई तो होगी बट उसका प्लांट नहीं देखा होगा। तो इसका आजकल इंडिया में भी इसकी खेती की जाती है। तो आप इसको देखना कि उसका जो स्टेम है, मतलब एक पार्ट जमीन में दबा दिया जाता है, और जो स्टेम का जो पार्ट, उसकी जो टहनी जमीन में दबा दी है, वहां से रूट्स निकल जाती हैं और एक नई स्ट्रॉबेरी का प्लांट उग जाता है। बाद में वो जो कनेक्शन बन गया है ना दोनों के बीच में, उसको कट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। ये मैं आपको थोड़ी देर में भी दिखाऊंगी कि कैसे दिखती है, कैसे होती है लेयरिंग। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, व्हाट इज लेयरिंग, व्हाट इज ग्राफ्टिंग। आप इतना याद रखो, इट इज ए मेथड, ठीक है, एक हाइब्रिड पैदा करने का एक मेथड है। और कैसा है ये? सेक्सुअल मोड नहीं है, ये एसेक्सुअल मोड है। तो विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम लिखेंगे when new plant is formed from any vegetative part of the plant।
हम ये कह रहे हैं कि जब एक न्यू प्लांट बन जाता है किसी भी एक वेजिटेटिव पार्ट से, तो आपको वेजिटेटिव का जो मैंने लिख दिया है, वेजिटेटिव पार्ट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट, द स्टेम एंड लीफ। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो आपने पोटैटो देखा होगा ना, सबके घर में होता है पोटैटो, आलू। इट इज ए मॉडिफाइड स्टेम, ये एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। और इस पे कभी कभी आपने बर्ड देखी है, बहुत दिन तक अगर आलू ऐसे ही पड़ा रहे तो उसमें छोटी छोटी बर्ड्स नजर आने लगती हैं। वो कुछ भी नहीं है, वो एक नया प्लांट उगने जा रहा है। अगर आप वहां से उसको कट करके जमीन में उगा दोगे तो उस एक बर्ड से एक नया प्लांट उग जाएगा। ऐसे ही अब एक आलू में बहुत सारी बर्ड हो सकती हैं, तो सोचो हर एक बर्ड एक नया आलू का प्लांट लगा देगी। तो ये क्या, एक वेजिटेटिव, वी आर यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट, है ना। तो स्टेम को यूज करके हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा रहे हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्टेम में आप रोज जैस्मिन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, हम इनको लगाते हैं ना, तो एग्जाम्पल आप लिखोगे रोज, जैस्मिन। इवन जो अंगूर की बेल होती है ना, ग्रेप्स, उसको भी ऐसे ही लगाया जाता है। तो आप ग्रेप्स भी इसका एग्जाम्पल हो गया। बनाना, जो केला होते हैं उसमें तो बीज नहीं होते, ये सबको पता है ना कि केला में बीज नहीं होते, तो उसका प्लांट कैसे उगाया जाएगा, उसका प्लांट भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही उगाया जाएगा। एंड इवन ऑरेंज, जो संतरा है वो भी वेजिटेटिव पार्ट यूज करके ही उगाया जाता है, उसके भी नए प्लांट्स ऐसे ही उगाए जाते हैं। अब आप स्क्रीन पे देखो, इन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसमें पहली चीज आप देखो लेयरिंग, है ना। लेयरिंग में आपको दिख रहा है कैसे एक प्लांट दिख रहा है, उसकी अलग से एक टहनी भी दिख रही है ना, और कैसे उसको जमीन में थोड़ा सा अंदर दबा दिया गया है, और उसके नीचे आप देखो रूट्स भी आ गई हैं, है ना। अब जब रूट्स आ गई हैं तो वो एक नया प्लांट वहां से उग जाएगा। हमने कोई सीड नहीं यूज की है, हमने सिर्फ एक वेजिटेटिव पार्ट यूज किया है, दैट इज द स्टेम, है ना। अब नेक्स्ट देखो आप ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में भी हम स्टेम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसमें दो अलग अलग टहनियां दिख रही हैं और कैसे एक पर्टिकुलर शेप में उसको कट करके हम दोनों को जोड़ देंगे, तो वहां से एक नया प्लांट, एक नई वेराइटी ऑफ प्लांट उग जाएगी, ठीक है, एक नई वेराइटी आ जाएगी हमारे पास। अब आप देखो एक लीफ आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज ब्रायोफाइलम। इसको बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। जो ब्रायोफाइलम है ये लीफ वाला पार्ट है, ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। लीफ से देखो कैसे छोटे छोटे बहुत सारे ब्रायोफाइलम आपको दिख रहे हैं, और ये हर एक जब बर्ड अलग हो जाएगी लीफ से तो एक नया ब्रायोफाइलम बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। आज हमने कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किए हैं, ठीक है। अभी इसमें स्पोर फॉर्मेशन बाकी है, एंड वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। ये सारे आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। देखो एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन के साथ में इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन लिखना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अगर मीनिंग समझ में आ गया तो डेफिनेशन लिख ही लोगे, और आपको उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।